गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड ऑल माय व्यूअर्स। आज जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके सामने मैं फिर से एक बार अपने एक नए वीडियो को एक नए नॉलेज के साथ और जो मेरा अपने एक चैनल जिसमें मैंने कहा है कि इजी वे टू लर्न हिस्ट्री, हाउ कैन यू लर्न हिस्ट्री इन इजी वे, कैसे हम इजी वे में हिस्ट्री को अध्ययन कर सकते हैं, इसके बारे में हमने अपने पहले चैप्टर्स जो हमने बेसिकली क्लास 10 से लिया था और नेशनल में यूरोप को रखा था, जिसका मुझे बहुत अधिक लाइक्स और बहुत अधिक प्यार आपका मिला। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर निश्चित रूप से आप एक नए वीडियो को और हर चैप्टर वाइज इसको बनाए जिससे हम छात्र लाभान्वित हो सके। कई छात्र हमारे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और झारखंड गवर्नमेंट के विद्यालय ने कई छात्रों ने मुझसे पर्सनली इस पर संपर्क किया और कहा कि सर हिस्ट्री जो है वो रटना पड़ता है, काफ़ी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आज रटते हैं कल भूल जाते हैं और आपके द्वारा पढ़ाए गए जो चैप्टर्स पढ़ा देते हैं उसको हम नहीं भूलते हैं। तो सर हर चैप्टर वाइज एक नए वीडियो को आप लेकर आए जिससे हम स्टूडेंट्स को पढ़ने में और समझने में कुछ मदद मिल सके। इसी कड़ी में मैं अपने नए वीडियो को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जो सेकंड चैप्टर क्लास 10 से ही है। अभी बेसिकली क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स में लॉकडाउन के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। वो क्लास 10 के स्टूडेंट सफ़र किए हैं और उनको बोर्ड एग्जाम्स में 221 मार्च में अपीयर होना है, इसीलिए मैं क्लास 10 पर विशेष कर फोकस कर रहा हूँ। क्लास 10 के हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इंडो चाइना, आज हम उसकी बात करेंगे। इंडो चाइना, नेशनलिज्म इंडो चाइना, इंडो चाइना में राष्ट्रवाद, कैसे इंडो चाइना में राष्ट्रवाद फैला और किस प्रकार से इस चैप्टर्स में जो भी कंटेंट हैं उस पूरे कंटेंट को हम एक एक करके सीरियल वाइज यानी सीरियल वाइज उसको अध्ययन करेंगे ताकि हमें कहीं भी पढ़ने में, समझने में और किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आशा है कि जितने हमारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे वे पेन कॉपी के साथ बैठेंगे ताकि उनको भी सहूलियत होगी और आगे उसको इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ उठा सकेंगे। शुरुआत तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, द चैप्टर्स नेशनलिज्म इन इंडो चाइना, इंडो चाइना में राष्ट्रवाद। जैसा कि राष्ट्रवाद की पहले भी चर्चा हमने अपने पहले वीडियो में आपको कर दिया था कि राष्ट्रवाद क्या है। अगेंस्ट आई रिवाइज इट, नेशनलिज्म इज ए फीलिंग by which anyone loves his country and gives sacrifice his whole life for his country। राष्ट्रवाद वह भावना है जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करता है, अपने देश के प्रति प्रेम करता है और उसके लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, त्याग करने के लिए तत्पर रहता है। ये राष्ट्रवाद है। हमने देखा कि यूरोप के किन किन भागों में, किस किस प्रांतों में, फ्रांस से जहां शुरू हुआ राष्ट्रवाद वो विभिन्न रूपों में, चाहे इटली के एकीकरण में, चाहे जर्मनी के एकीकरण में, इस रूप में हमको देखने को मिला और अनेक जगहों पर यूरोप के भागों में क्रांतियां हुई। ऐसे में इन क्रांतियों से, इन चीज़ों से हमारा एशिया का भाग कैसे अछूता रहता और इसी कड़ी में भारत में, इन वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया में, विभिन्न जगहों पर भारत एशिया के अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग देशों में भी राष्ट्रवाद की भावना पनपी और धीरे धीरे इस राष्ट्रवाद ने एक स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हर देश में हुआ। इसी रूप में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडो चाइना में राष्ट्रवाद को हमने क्लियर कर दिया। नाउ द सेकंड टर्म्स इंडो चाइना, द क्वेश्चन में भी अराइजेज, व्हाट डू यू मीन बाय इंडो चाइना? इंडो चाइना है क्या? आप इंडो चाइना से क्या समझते हैं? इंडो चाइना क्या कोई कंट्री है? क्या कोई प्रदेश है? क्या कोई देश है? इसकी सीमाएं क्या है? बी क्लियर, इंडो चाइना नाम से ही स्पष्ट है। इंडो जो इंडिया, हिंद महासागर और उधर चाइना जो चीन से बना हुआ है, अर्थात ये जो क्षेत्र है निश्चित रूप से इंडिया और चाइना के प्रदेश का समीप का क्षेत्र रहा होगा। एनीवन हु कैन डिफाइंस इंडो चाइना? अगर मैं अपने स्टूडेंट्स से पूछता हूँ तो स्टूडेंट्स सडनली कहते हैं कि सर इंडो चाइना, कोई कहता है कि देश है, कोई कहता है सर महादेश है। अलग अलग विभिन्न रूपों में इस बात की आंसर हमें आती है। स्टूडेंट्स बी क्लियर, इंडो चाइना वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, तीन देशों से मिलकर बना हुआ क्षेत्र इंडो चाइना के नाम से जाना जाता है। द थ्री कंट्रीज
Vietnam, Laos and Cambodia. Their composite area is known as the Indochina. ये तीनों प्रदेश मिलकर इंडो चाइना का निर्माण करते हैं और तीनों प्रदेश इंडो चाइना के नाम से जाना जाता है। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हमारा, यहां क्लियर होना चाहिए, इसको रटना नहीं है कि इंडो चाइना क्या है। नेक्स्ट, इंडो चाइना में राष्ट्रवाद की क्यों जरूरत पड़ी, कैसे राष्ट्रवाद आया, किस रूप में आया, इस चैप्टर को हमको पढ़ना है। पहले हम इस चैप्टर के कंटेंट को देख ले कि चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में इंडो चाइना, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में प्रमुख रूप से जिसकी सबसे बड़ी आबादी थी वो कंट्री, वो देश है वियतनाम। और इस चैप्टर में बेसिकली एनसीईआरटी ने वियतनाम पर फोकस किया है। वियतनाम बड़ा प्रदेश था, तो वियतनाम में कैसे राष्ट्रवाद की भावना आई, वियतनाम के लोगों ने कैसे अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और कैसे वियतनाम का एकीकरण लास्टली हुआ, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। क्या कारण थे, किसके द्वारा वियतनाम को गुलाम बनाया गया, क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, कौन सा शासक था उसमें, किन किन महापुरुषों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, इस चैप्टर में इन्हीं कंटेंटों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन थे मेरे एजेस इन दिस एरिया, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड वी मीन सी कैप्चर्स ऑफ वियतनाम, वियतनाम की गुलाम होने की, वियतनाम के कैप्चर होने की क्या कारण थे। फ्रेंड्स, वियतनाम एशिया में वो प्रदेश है जो अपने चावल के लिए विख्यात है। चावल और रबर एशिया में प्रमुख रूप से वियतनाम में पाए जाते हैं और वियतनाम के चावल और रबर पूरे विश्व में व्यापार के लिए जाते थे। लोग यहाँ व्यापार करने के लिए प्रारंभिक तौर से 17वीं शताब्दी से ही लोग आते थे। ऐसे ही में और सेकंड्स, ये खनिज संपदा से भरा हुआ क्षेत्र था। थर्ड, यहाँ पर किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं थी। फोर्थ, यह उस समय इंपीरियलिज्म युग चल रहा था, साम्राज्यवाद युग चल रहा था। हर बड़ा देश जो है वो छोटे देश पर कब्जा करना चाहता था, वो छोटे देश को युद्ध में हराकर उसके सारी चीजों को, उसके संस्कृति को अपने पास कर लेता था। जैसा कि हम ज्ञात है कि तत्कालीन समय में दो राष्ट्र, ब्रिटेन और फ्रांस, ये दो राष्ट्र ऐसे थे जिनका विश्व में सबसे ताकतवर राष्ट्रों की श्रेणी में गिने जाते थे और इन्होंने विश्व के समस्त देशों में अपना उपनिवेश बनाया था। कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म दो एज है जिसकी चर्चा हम पिछले क्लासों में, जिसकी चर्चा हम पिछले लेसन में काफी रूप से कर चुके हैं। मैं जब कह रहा हूं तो स्पष्ट है कि जब मैं वियतनाम की बात कर रहा हूं तो समकालीन हम इंडिया की भी बात करेंगे और उसको भी देखेंगे। वियतनाम में जो चीज़ हुआ हमारे समकालीन भारत में भी वही चीज़ घटित हो रही थी। भारत में को गुलाम जहां ब्रिटेन ने बनाया, वहीं वियतनाम को गुलाम फ्रांस ने बनाया। फ्रांस, ब्रिटेन हमारे यहाँ जहां व्यापारिक वर्ग के रूप में हमारे यहाँ आए, वहीं वियतनाम में फ्रांस व्यापारिक वर्ग के रूप में आए। वियतनाम में फ्रांस का सर्वप्रथम आगमन 1858 ईस्वी में हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वियतनाम में फ्रांसीसियों का सर्वप्रथम आगमन कब हुआ। आंसर शुड बी क्लियर, 1858 ईस्वी में हुआ। और शुरुआत में वहाँ पर एक वंश का शासक था जिस वंश ने अलाउ किया था इस फ्रांसीसियों को व्यापार के लिए। क्या था उस वंश का नाम? न्यूगेन वंश। न्यूगेन वंश यानी फ्रांसीसियों के आगमन के समय अगर आपसे कोई पूछे कि वियतनाम में किस वंश का शासन था तो आपका आंसर होगा न्यूगेन वंश। न्यूगेन वंश के शासकों ने ही फ्रांसीसियों को व्यापार करने की इजाज़त दी और फ्रांसीसी वियतनाम में व्यापार करने के लिए 1858 ईस्वी में आए। देखते ही देखते फ्रांसीसियों को लगा ये जो है धन निधान, खनिज संपदा, कृषि प्रधान देश और ऐसा देश जहां पर ब्रिटेन नहीं आ चुका है, ब्रिटेन से हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो ये देश हमारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसको उपनिवेश क्यों न बनाया जाए, इसको क्यों न गुलाम किया जाए, यहाँ साम्राज्यवाद की नींव क्यों न डाली जाए। और यही तीन कारण जो थे, तीन चार कारण जो महत्वपूर्ण थे, जिसने फ्रांस को वियतनाम में आने के लिए मजबूर किया और वियतनाम को अपना उपनिवेश बनाया। वियतनाम में क्वेश्चंस होंगे आपसे कि वियतनाम में किन किन कृषि प्रधान देश था, तो किन किन फसलों को उपजाया जाता था, कौन सी फसल थी यहाँ पर। वियतनाम में प्रमुख रूप से चावल, जिसकी मैंने बार बार चर्चा की है, चावल, रबर, कॉफ़ी,
चाय, इन चीज़ों के लिए वियतनाम विख्यात था। और इन चीज़ों पर फ्रांस ने 1858 में आते आते धीरे धीरे वोट डालो राज करो की नीति के तहत 1885 तक पूरे फ्रांस ने पूरे वियतनाम पर कब्जा कर लिया। पूरे वियतनाम पर उनका एक छत्र राज हो गया। आफ्टर दैट वियतनाम आने के बाद फ्रांसीसियों ने बहुत सारे कार्य किए। वो कार्य फ्रांसीसियों ने वियतनामियों के लिए नहीं किए, वो कार्य अपने लिए किए। व्यापार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उन्होंने संचार के क्षेत्र में, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में वो कार्य किए। शुरुआती दौर में वियतनाम के लोगों को लगा कि फ्रांसीसी हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, और हुआ भी ऐसा ही। अगर हम आर्थिक जगत के रूप ले तो आर्थिक जगत में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी आपको। वियतनाम को हर भाग में व्यापार की दृष्टि से रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया। 1910 ईस्वी के आते आते फ्रांसीसियों ने पूरे वियतनाम में रेलवे का एक जाल सा बिछा दिया। उन्होंने उद्योग धंधों की शुरुआत शुरू कर दी। उन्होंने कृषि को वैज्ञानिक रूप में लिया। हर दृष्टि से उन्होंने वियतनाम को आगे बढ़ाने का काम किया, और वियतनाम के लोगों द्वारा ही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह आ रही है कि वियतनाम में क्या चीज़ें थीं जो लोगों को आर्थिक जगत में फ़ायदा किया, और जो उसकी एक सबसे बड़ी 1902 की उसमें आर्थिक जगत में एक चीज़ें हैं कि 1902 वह समय जब वियतनाम में बुम्बनिक प्लेग आया। वियतनाम इस बीमारी से त्रस्त था। क्वेश्चन में भी राजेश कि आप बुम्बनिक प्लेग वियतनाम में कब आया? आंसर होगा वो 1902, 1902 और 1902 और 3 के बीच में ही वियतनाम में जब आए तो फ्रांसीसियों ने कहा कि ये प्लेग जो है इसका मूल कारण है साफ सफाई नहीं होना, और प्लेग आपको मालूम है कि चूहों से फैलती है। उन्होंने कहा कि जितने भी वियतनामियों को कहा कि आप जितने भी चूहों को पकड़ कर लाएंगे, उनको मारेंगे, उतना आपको पैसे मिलेंगे उसके बदले में। और उसके लिए प्रूफ उनको देना होता था चूहों की पूंछ काट ला कर दिखाइए, अब माना जाएगा कि आपने जितने पूंछ होंगी उतना माना जाएगा कि आपने चूहों को मारा है। वियतनामी फ्रांसीसी इस मामले में कम चतुर और होशियार नहीं थे। उन्होंने चूहों को मारा ही नहीं, उन्होंने चूहों की सिर्फ पूंछ को काट ली और पूंछ को काट कर उन्हें दे दिया। जैसा कि हमें मालूम है कि चूहों की पूंछ कटने के बाद स्वतः वो 2 साल 3 साल के बाद वो स्वतः धीरे धीरे बढ़ जाती है और फिर से उनकी पूंछ हो जाती है। इस स्थिति का लाभ वियतनामियों ने उठाया और शुरुआती दौर में फ्रांसीसियों को मूर्ख बनाया इस रूप में। लेकिन धीरे धीरे फ्रांसीसियों को जब पता चला, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, अब आपको चूहों को मार कर दिखाना होगा, चूहों को मारना होगा। और धीरे धीरे वियतनामियों ने चूहों को मारा और उनकी आर्थिक स्थिति अब ये स्थिति हो गई थी, सोचिए क्या स्थिति थी कि अपने जीवन यापन के लिए चूहों को मारने की दशा उनके सामने आ गई। यानी एक गुलाम कंट्री के लोगों की क्या स्थिति होती है, इस स्थिति से समझा जा सकता है। आर्थिक जगत में जब ये स्थिति आ गई तब यहाँ के लोगों को लगने लगा कि हमें जो है वियतनामियों को, हम जो वियतनामी जो फ्रांसीसियों के गुलाम बनते जा रहे हैं, इस स्थिति से बाहर निकलना होगा। और यहाँ से राष्ट्रवाद की भावना आगे बढ़ना शुरू हुई। हर क्षेत्र में हम आपको एक वन बाय वन बात करेंगे। हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में वियतनामियों ने कहा कि उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो भाषाएं हैं, वो वियतनामी भाषा है और उसी आधार पर शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन फ्रांस जब वियतनाम में आए तो उनको यहाँ अपने लिए अपनी भाषा में काम करवाने के लिए लोगों की ज़रूरत थी, वियतनामियों की ज़रूरत थी। और इसी कारण वियतनामियों को पढ़ाने के लिए स्कूल्स कॉलेज खोले गए। शुरुआती दौर में वियतनामियों को लगा कि फ्रांसीसी सरकार अच्छा कर रही है, अच्छे स्कूल खोल रही है, मॉडर्न स्कूल खोल रही है, हमें फ्रेंच भाषा और आंग्ल भाषा यानी और पाश्चात्य भाषा सिखाई जा रही है, जिससे हमारा विकास होगा। लेकिन बी क्लियर, फ्रांस ने वियतनामियों के लिए कार्य नहीं किया, फ्रांस ने अपने लिए कार्य किया कि हम कैसे इनको इतना पढ़ा सके कि जिससे हम इनकी सेवा ले सके, इनको कार्य करा सके और अपने कार्य को आगे बढ़ा सके। फ्रांसीसियों में इस बात को लेकर मतभेद था। वियतनाम में रहने वाले कुछ फ्रांसीसी नागरिक, जिनको कोलोन कहा जाता था, याद रखिएगा,
वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन में बी राइज, व्हाट डू यू मीन बाय कोलोन? कोलोन टर्म्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है और ये टर्म्स जो है बराबर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। कोलोन इज द फ्रेंच सिटीजन विच हैबिटेंट इन वियतनाम। यानी कोलोन वो फ्रांसीसी नागरिक थे जो वियतनाम में रहते थे। उनका कहना उस फ्रांसीसी नागरिक में बहुत सारे लोग वियतनाम में शिक्षा वर्ग में थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ इंजीनियर थे। उनको लगने लगा कि अगर वियतनामियों को इतना अधिक पढ़ा दिया जाएगा, इतना अधिक आगे कर दिया जाएगा तो हमारी सर्विस चली जाएगी। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा फ्रांसीसी गवर्नमेंट के सामने कि क्यों नहीं हम वियतनामियों को उतना ही पढ़ाए जितनी हमारी जरूरत हो, उनको उच्च शिक्षा से वंचित रखा जाए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि औपनिवेशिक शासन काल में वियतनाम में शिक्षा किस प्रकार की थी? औपनिवेशिक काल में वियतनाम में शिक्षा फ्रेंच भाषा में शुरू की गई। वियतनाम में स्कूल कॉलेज खोले गए। वियतनाम में वियतनामियों को पढ़ाने के लिए स्कूल्स कॉलेज में एडमिशन लिए गए, लेकिन उनको उच्च शिक्षा से वंचित रखा गया और इसके लिए कई तरह के उपाय निकाले गए। उच्च शिक्षा, एक सर्वे के अनुसार कहा गया कि 1.7 करोड़ जनसंख्या वियतनामियों की, मात्र 400 वियतनामी ही उच्च शिक्षा तक पहुंच पाते थे। इसका कारण था कि शुरुआती दौर में ही वियतनामियों को स्कूल्स कॉलेज में जानबूझकर फ्रांसीसी सरकार, फ्रांसीसी गवर्नमेंट और फ्रांसीसियों द्वारा फेल कर दिया जाता था ताकि वो उच्च शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर पाए। यहाँ पर कुछ जो हमारे वियतनाम के विद्वान थे, जो वियतनाम के वो विद्वान जो फ्रेंच में, रशियन में, जापान में जो पढ़ के आए थे, उनको लगने लगा कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है और उन्होंने क्रांति की एक आग जलानी शुरू की। शिक्षा के क्षेत्र में मैं बात कर रहा हूं। अब क्वेश्चन कि शिक्षा के क्षेत्र में वियतनामियों द्वारा और कौन कौन से कार्य किए गए, किस प्रकार के स्कूल खोले गए। शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य जगत के रूप में, पाश्चात्य शिक्षा के रूप में सर्वप्रथम स्कूल जो वियतनाम में खोला गया फ्रांसीसियों द्वारा, वो था टोंकिन फ्री स्कूल्स। रिमेंबर माय स्टूडेंट्स द नेम्स टोंकिन फ्री स्कूल्स। टोंकिन फ्री स्कूल एस्टैब्लिश्ड बाय फ्रेंच इन 1907। 1907 ईस्वी में वियतनाम में फ्रांसीसियों द्वारा जो स्कूल खोला गया, जो पाश्चात्य शिक्षा का अग्रणी था, उसका नाम है टोंकिन फ्री स्कूल। टोंकिन फ्री स्कूल्स पहली स्कूल थी जो वियतनाम में फ्रांसीसियों द्वारा खोली गई और जिसका आधार फ्रेंच भाषा पर वियतनामियों को शिक्षित करना था। उसके बाद अगर हम दूसरे रूप में देखें, यहाँ तक ही नहीं, फ्रांसीसियों ने वियतनाम की बालिकाओं के लिए और सभी के लिए, वियतनाम की बालिकाओं, स्पेशली बालिकाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 1926 ईस्वी में साइगन नेटिव गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। साइगन नेटिव गर्ल्स स्कूल की। दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि प्रथम स्कूल कौन खोला गया, क्या नाम था उसका? 1907 टोंकिन फ्री स्कूल्स। इसको हमें रिमेंबर रखना है, टोंकिन फ्री स्कूल 1907। अगेंस्ट 1926 साइगन नेटिव गर्ल्स स्कूल। इस स्कूल्स में एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है और इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो शायद साइगन नेटिव गर्ल्स स्कूल्स के बारे में आप स्टूडेंट्स नहीं भूलेंगे। साइगन नेटिव गर्ल्स स्कूल्स, ऐसे स्कूल्स में फ्रेंच जो थे वो प्रिंसिपल, फ्रेंच अपर्स हायर एजुकेशन के टीचर्स और फ्रेंच बालिकाएं, फ्रेंच गर्ल्स भी स्कूल में पढ़ती थी। उसके साथ वियतनामी गर्ल्स भी इसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रही थी। लेकिन इस रूप में कुछ उनके साथ विभेद किया जाता था। फ्रेंच गर्ल्स के लिए जो फर्स्ट सीट, अपर सीट जो होती थी वो रिजर्व होती थी और वियतनाम की जो गर्ल्स होती थी उनको पीछे बैठना पड़ जाता था, उनको अपमानित होना पड़ता था। एक बार एक वियतनामी गर्ल्स जो पहले आती है और फर्स्ट बेंच पर बैठ जाती है, उसको फ्रेंच की जो गर्ल्स होती हैं, जो फ्रेंच गर्ल्स उस समय आती हैं पढ़ने के लिए, वो उसको गाली देती हैं, यू इडियट, यू बिच से सम्मानित करते हुए कि यू आर नॉट अलॉटेड टू दिस पर्टिकुलर सीट, द सीट इज रिजर्व फॉर द फ्रेंच गर्ल्स, नॉट फॉर यू, यू पीपल्स
एंड फ्रेंच गर्ल्स एंड डॉग्स आर द सेम पैरेलल थिंग्स एंड नॉट अलाउड हियर। कि आप जो हो यहाँ पर बैठने के अधिकारी नहीं हो, आपको यहाँ नहीं बैठना है। और गाली गलौज के साथ उसको अपमानित किया जाता है, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और उसकी लड़ाई होती है। और वो लड़ाई ऐसी होती है कि वो फ्रेंच गर्ल्स को वियतनामी गर्ल्स पीट देती है, मार देती है, जिसका परिणाम होता है उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। और प्रिंसिपल उसे बुलाते हैं कि नहीं, आपको स्कूल से निकाला जाएगा, आपने ये गलत काम किया है, ये जब सीट जो है वो रिजर्व्ड है फ्रेंच के लिए, जिसका आपने उल्लंघन किया है। वो सारे लड़कियों को यूनाइट करती है, सारी लड़कियों को एक साथ ले आती है वियतनामी की, और कहती है कि फी हम भी देते हैं, वहाँ पर बैठने के अधिकारी हम भी हैं, सारे चीज़ हम भी करते हैं, तो फिर हम पहले आए हैं तो पहले क्यों नहीं बैठेंगे। उसने कहा कि आज ये मेरे साथ हुआ है, कल सारे वियतनाम की गर्ल्स के साथ होगा, इसलिए जितनी भी वियतनाम की गर्ल्स हो वो मेरा साथ दें। सारी वियतनाम की गर्ल्स जो हैं उस स्कूल की उसके बाद से सहमत हो जाती हैं, और सभी बाहर निकल के वो कहती हैं कि स्कूल को तब तक हम नहीं चलने देंगे जब तक हमारी फ्रेंड्स ऐसे गर्ल्स का एडमिशन फिर से री एडमिशन नहीं लिया जाएगा। फ्रांसीसी कुछ दिनों के बाद फ्रांसीसी सरकार को इस मामले में झुकना पड़ा, गर्ल्स को फिर लेना पड़ा। तब यहाँ पर लोगों को लगा कि एक गर्ल्स जिसने पूरे फ्रांस की सरकार और सिस्टम को हिला दिया, तो बाकी हम जो वियतनामी हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम यूनाइट हो जाए तो अपने देश में फ्रांसीसियों को यहाँ से हम बाहर निकाल सकते हैं। ये चीज़ फ्रांस के लोगों को लगने लगी। ये हमने शिक्षा जगत की आपको बात बताई। दो बात हमने की, आर्थिक जगत में हमने बात कर ली है, शिक्षा जगत में क्या किया बात कर लिया, आर्थिक जगत से क्या असंतोष था ये हमने बात किया, और शिक्षा जगत में वियतनामियों का क्या भी असंतोष था वो हमने बात की। और इसका खुलकर विरोध भी वियतनामी कर रहे थे, खुलकर भी विरोध कर रहे थे। एक टर्म्स है जो वियतनामी फ्रेंच अपने आप को वियतनाम में इस्तेमाल करते थे कि हम जो यहाँ पर आए हैं उसका एक और कारण भी है, वो कारण है सिविलाइजेशन मिशन। सिविलाइजेशन मिशन, सभ्यता मिशन हमारा एक है। उस समय ब्रिटेन और फ्रांस विश्व के दो तत्कालीन प्रेजेंट जो कंट्री थे वे कहते थे कि यू पीपल आर द सिविलाइज्ड पीपल्स ऑफ द होल ऑफ द वर्ल्ड अमॉन्ग द वर्ल्ड। हम जो हैं ब्रिटेन और फ्रांस के जो लोग हैं वो सबसे अधिक सिविलाइज्ड हैं, और इट्स आवर मोरल ड्यूटी टू सिविलाइज्ड अदर्स कंट्रीज which are uncivilized। उनका कहना था कि विश्व में सबसे अधिक सभ्य संस्कृति हमारी है, सबसे अधिक उन्नत हम हैं, और बाकी विश्व के जितने देश हैं जो असभ्य हैं उसको हमारी मोरल ड्यूटी है कि उनको सभ्य बनाना। और ये स्कूल्स में किया जाने लगा, ये स्कूल्स में होने लगा। स्कूल्स में कहा गया कि आपको मॉडर्न बनना है, वियतनामियों को, वियतनामी गर्ल्स को, बॉयज को, आपको छोटे छोटे बाल रखने हैं, आपको स्कूल का अपने ड्रेस चेंज करने, अपने पहनावा चेंज करना है, अपना खान पान चेंज करना है। आपकी जो संस्कृति है वो जाहिलों की तरह है, जंगलियों की तरह है। और ये बात वियतनामी में जो शिक्षक थे उनको अखड़ रही थी, उनको खराब लग रहा था। वो बहुत जगह वियतनाम की जो सिलेबस थे जिसमें फ्रेंच भाषा का गुणगान किया हुआ था उसको पढ़ाते ही नहीं थे, वो उसको अंडरमाइंस करके उसको हटा के वो आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि उनमें ये राष्ट्रवाद की भावना थी कि ये जो चीजें हैं वो गलत हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति खराब है। एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में जिसको आपको दिमाग में रखना है, सभ्यता मिशन क्या है। सभ्यता मिशन अनसिविलाइज्ड असभ्यों को सभ्य बनाने का एक मिशन, एक आंदोलन जिसको फ्रांस ने शुरू किया था। और कहाँ शुरू किया था? वियतनाम में शुरू किया था। यह सभ्यता मिशन के नाम से जाना जाता था। पूरे वर्ल्ड में सभ्यता मिशन ब्रिटेन और फ्रेंच ने किया। तो सभ्यता मिशन स्पष्ट होना चाहिए कि क्या है ये मिशन ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता मिशन। सभ्यता मिशन विश्व में ब्रिटेन और फ्रांस उस समय के तत्कालीन दो ऐसे राष्ट्र थे जो अपने आप को सभ्य मानते थे। उनका कहना था कि विश्व में सबसे सभ्य संस्कृति वाली हमारी है और हमारा ये मोरल ड्यूटी है कि हम दूसरे जो असभ्य हैं, दूसरे जो कंट्री हैं, उनको सभ्य बनाएं और इस रूप में उनको अपना उपनिवेश हमको बनाना जरूरी है। यह था सभ्यता मिशन। और यह सभ्यता मिशन जो वियतनाम के विद्वानों ने इसको कभी भी कबूल नहीं किया, और यह कारण रहा वियतनाम में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का। आर्थिक, शिक्षा, अब जरा धार्मिक जगत में हम बात करें कि धार्मिक जगत में इन्होंने क्या किया।
धार्मिक जगत में भी ब्रिटेन ने जहां भारत में ईसाईकरण किया, वहीं फ्रांस ने वियतनाम में ईसाईकरण किया। इनका मूल मकसद था कि वियतनाम की जो भाषा है, वियतनाम की जो लैंग्वेज है, वियतनाम के जो मानने वाले धर्म है, उनके हर व्यापक पैमाने पर चेंज किया जाए, उनको इस रूप में बनाया जाए कि वो फ्रांसीसी सभ्यता और संस्कृति को समझे और उसी रूप में ढल जाए, उसको माने, हमारे अधीन हो जाए। इस रूप में उन्होंने कार्य करना शुरू भी किया। उन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों के धर्म को चेंज किया। और हमें ज्ञात है, हमें मालूम है कि वियतनाम में जो 3 तरह के लोग रहते थे। वियतनामी अपनी धार्मिक रीति रिवाज की बात करें तो वो बौद्ध धर्म से प्रेरित थे, वो कन्फ्यूशियस सिद्धांत से प्रेरित थे, और उसके बाद वो कुछ जो थे वो स्थानीय रीति रिवाजों का अनुसरण करते थे। बौद्ध धर्म बिल्कुल क्लियर है, बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध की मान्यताओं का अनुसरण करने वाले बौद्ध धर्म कहलाते हैं। यहां एक नया क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस सिद्धांत को मानने वाले लोग जो वियतनाम में थे, बराबर पूछा जाता है कन्फ्यूशियस कौन थे, कन्फ्यूशियस के क्या सिद्धांत थे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। कन्फ्यूशियस सिद्धांत, कन्फ्यूशियस क्या है, कौन थे? कन्फ्यूशियस बी क्लियर, कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक थे। कन्फ्यूशियस चीन के रहने वाले चीनी विचारक थे, जिनकी स्पष्ट कुछ मान्यताएं थी, जिनको अनुसरण करने वाले लोग कन्फ्यूशियस धर्म के लोग माने जाते थे। और कन्फ्यूशियस ने अपने लिए कुछ सिद्धांत बनाए थे, और ये सिद्धांत थे कि फिजूल खर्ची नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, किसी रूप में हमको सत्य का साथ देना है। और उसके साथ उन्होंने कहा कि एक राजा का व्यवहार ठीक उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार एक पिता का अपने पुत्र के साथ होता है। ये सारे सिद्धांत कन्फ्यूशियस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, और इन सिद्धांतों को मानने वाले लोग कन्फ्यूशियस धर्म के लोग कहलाते हैं, जो वियतनाम में मौजूद थे। बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म और स्थानीय रीति रिवाज को मानने वाले धर्म के लोगों को जब जबरदस्ती बाय फोर्स ईसाई बनाया जाने लगा, उनका ईसाईकरण किया जाने लगा, तो वियतनाम के विद्वानों को बहुत गुस्सा आया। यहाँ के धार्मिक क्षेत्र के विद्वान जो थे, उन्होंने कहा कि अब बर्दाश्त सीमा से पार हो रही है, क्योंकि हमारे धर्म पर अटैक किया जा रहा है, हमारे धर्म पर ये सीधा सीधा हस्तक्षेप है। और इसी के सर्वप्रथम रूप में अगर हम कहें विद्रोह जो शुरू हुआ था, वो धार्मिक क्षेत्र से ही शुरू हुआ। 1868 ईस्वी में वियतनाम के विद्वानों ने एक बड़े पैमाने पर विद्रोह किया ईसाईयतकरण के विरोध में, जिस विद्रोह का नाम है स्कॉलर्स रिवोल्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय स्कॉलर्स रिवोल्ट? व्हाट इज स्कॉलर्स रिवोल्ट? स्कॉलर्स रिवोल्ट क्या है? बी क्लियर, स्कॉलर्स रिवोल्ट विद्वानों का विद्रोह 1868 में 1868 ईस्वी में वियतनाम के विद्वानों द्वारा फ्रांस में ईसाईकरण के खिलाफ वियतनाम में ईसाईकरण के खिलाफ किया गया विद्रोह क्या कहलाता है? स्कॉलर्स रिवोल्ट कहलाता है। बाय फोर्स जिस ईसाई जो बनाया जा रहा था, उसके खिलाफ भी विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह में बड़े पैमाने पर फ्रांसीसी मारे गए। हालांकि इस विद्रोह को फ्रांस की सरकार ने नृशंस हत्याकांड के द्वारा बड़ी क्रूरता से दमन पूर्वक करके इस विद्रोह को कुचल दिया था। फिर भी इस विद्रोह की सबसे बड़ी सफलता ये रही कि इस विद्रोह ने राष्ट्रवाद की एक वो आग लगा दी, जो आगे चल के फ्रांस को वियतनाम में रहने के लिए मुश्किल ही नहीं, बल्कि वियतनाम में एक स्वतंत्रता की लंबी लड़ाई छिड़ गई। हम इस चीज को याद रखना है। ये सारे क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फ्रांसीसियों द्वारा कार्य किए गए, जिन कार्यों से असंतोष की भावना जितकी, राष्ट्रवाद की भावना पनपी, और वियतनाम ने फ्रांस का पूर्ण रूप से विरोध किया। इसी रूप में पूरब की चलो एक आंदोलन हुआ कि वियतनाम के जो विद्वान थे, कुछ जो पढ़े लिखे जो थे, जिन्होंने अलग अलग जगह जाकर, जापान जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, वहां से राष्ट्रवाद की भावना यहां पर आई। दोस्तों, माय स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या क्या जाना? अभी तक हमने जाना इंडो चाइना क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, इंडो चाइना के रूप किन किन देशों से मिलकर बना है, सर्वप्रथम वियतनाम में प्रवेश फ्रांसीसियों का कब हुआ,
फ्रांसीसियों के प्रवेश के समय किस वंश का शासन था, फ्रांसीसियों के वियतनाम पर अधिकार करने के क्या क्या कारण थे, वियतनाम में फ्रांसीसियों द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, वियतनाम में किस प्रकार फ्रांसीसियों के कार्यों से असंतोष की भावना फैली, कैसे राष्ट्रवाद का वहाँ निर्माण हुआ, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में न्यू श्रेणी में जाएंगे, जहां पर हम आंदोलनकारियों के बारे में पढ़ेंगे, उन नेताओं के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इस क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वियतनाम को स्वतंत्र कराया। और स्वतंत्रता के पश्चात जहां विभाजन हुआ, वहां वियतनाम के एकीकरण के बाद की भी पूरी कहानी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और इसके साथ मैं राजेश कुमार सिंह सभी को अपना धन्यवाद प्रकट करता हूँ। हैव ए नाइस डे।